माना यह जाता है कि किसी सोसाइटी और मुख्य रूप से किसी कंट्री में एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो कितनी है, और ये एक मेजर है जो एसेस करता है कि एजुकेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यदि हम दूसरे रूप में कहें तो यह कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और इक्वलिटी है उसमें, और इस सोसाइटी में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कम है और इक्वलिटी नहीं है, उसमें कंपैरेटिवली कम है, तो ये सोसाइटी इकोनॉमिकल ग्रोथ की दृष्टि से बेहतर है। और यदि यह है, जो सिद्ध हो चुका है कि है, तो माना यह जाएगा कि इवन द इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज ए मेजर of the contribution of education to economic growth and development। और इस टर्म में मतलब हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से पांचवें अप्रोचेस के टर्म पे इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के होने और ना होने को भी एक असेसमेंट का मेथड माना जा सकता है, जिसके कारण असेसमेंट हो रहा है एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन का, या हो सकता है एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि दी अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हैज इट्स बियरिंग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and it has been proved, it is universal, you can say, in one sense or other, not only through different documents but also through your own observation as an educated people। So let us come on the topic, the four approaches, जो हमने चार वहाँ कोरिलेशन से लेके और फिर प्रेडिक्शन और फिर आगे फोरकास्टिंग वगैरह तक गए। So the four approaches discussed above have direct application in the assessment of the contribution of education to economic growth। उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की कि उसमें कैसे निकलता है ग्रोथ इम्पैक्ट जो एजुकेशन का है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को। ऑल दी फोर हैव देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, कोई आसान है, कोई सिंपल है, कोई यूज़ किया जा सकता है, किसी में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, लेकिन मेरिट्स एंड लिमिटेशन सब में है, इसीलिए वो सब अलग अलग है। दे कैन बी एम्प्लॉयड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड एट टाइम्स फॉर द जनरल कैलकुलेशंस एज वेल। मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में तो उनका इस्तेमाल है ही, लेकिन यदि एक ही का आपको ज्ञान है तो आप जनरल के तौर पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है कि व्हिच वन इज सुटेबल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज एन अनदर डायमेंशन ऑफ असेसमेंट इन दिस रिगार्ड। जैसा कि हमने कहा कि वो चार के अलावा भी ये भी एक मेजर है जिसकी मदद से एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं। As per the educationist and economist, another significant criteria of assessment of economic growth is equality in the provision of education and or schooling। मुख्य रूप से स्कूलिंग के टर्म में इसलिए कि स्कूलिंग का रोल भी ज़्यादा है और स्कूलिंग मैंडेटरी है, बिना स्कूलिंग के तो हायर में आप जा नहीं सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी इंक्रीज इन जीएनपी पे हम लोग बात कर चुके हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आपके देश की आमदनी बढ़ रही है। इन ए डेमोक्रेसी इंक्रीज इन जीएनपी इनकम पर कैपिटा, मतलब आपके हर व्यक्ति का इनकम कम या अधिक, सो इनकम पर कैपिटा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी जस्टिफाइड ओनली व्हेन एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल एंड विदाउट एनी बैरियर्स। यहाँ मुख्य बात यहाँ का कि ठीक है आपके कंट्री का जीएनपी ज़्यादा है, आपके कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, लेकिन वो सब तभी ही जस्टिफाइड है जब आपके कंट्री में एजुकेशन प्राप्त करने के, एजुकेशन अवेल करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए है, एक्सेसिबल है। और इसीलिए शायद हम लोगों ने भी राइट टू एजुकेशन को लागू किया है, लेकिन इसको और हायर तक ले जाना होगा, तब और माना जाएगा कि आप ज़्यादा रिच आदमी है, रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री है।
और ये सिर्फ आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहती है, आपका राइट टू एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहता है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहते हैं। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर वन एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और ये किसी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सही नहीं है, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उनको शिक्षा उपलब्ध हो, एक्सेसिबल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके पास हो एजुकेशन को प्राप्त करने का। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी may also be considered as an approach to assess the contribution of education to economic growth। ये हम कह ही चुके हैं कि ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी एक पैरामीटर है जिससे एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म में मेजर कर सकते हैं। और शुरू में हमने बताया कि हाइपोथेटिकली यदि आप मान लीजिए कि एक सोसाइटी में है इक्वल अपॉर्चुनिटी और दूसरे में नहीं है, तो आप देखिए कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा है। और ये तो स्वयं सिद्ध हो चुका है, और इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में भी कहते हैं। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया who talks in terms of equality, inclusion and selective discrimination, it is even more important indicator of economic development। एक तो मान लीजिए कि जैसे हमने चर्चा की कि सारे राष्ट्र के लिए, इस पूरी मानवता में जितने भी व्यक्ति है जो एजुकेशन के एज में हैं, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ख़ास के हमारा कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमको क्या कहा है, जो इक्वलिटी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है, इंक्लूजन किसी को छोड़ना नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, और ज़रूरत पड़े तो गरीबों को, डिप्राइव्ड को, वीमेन को, मतलब डिस्क्रिमिनेट भी करने की बात करता है कि यदि सुविधा कम है तो किसको पहले दें। तो सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इन सब को यदि हम एनालाइज फर्दर करें तो हमारे यहाँ भी ये ज़रूरी है कि एक इंडिकेटर तो है ही इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की हो, क्योंकि यदि इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की नहीं है तो इस बात की कल्पना करना बेमानी है कि एजुकेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज इम्पेरेटिव फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया विच इज परसुइंग सच एम एज एस्टेब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वेलफेयर स्टेट, थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटी टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब वैसे भी हम लोगों ने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीएनपी का बढ़ना है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको माना जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, खास के वैसे कंट्री में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इसको वेलफेयर स्टेट मानता है, और फिर जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के इक्वल की बात करता है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर अपलिफ्टमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट एनी पर्सन हु इज डिजायरस एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, यदि वो पढ़ने योग्य है, वो पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। अब तो राइट टू एजुकेशन के आ जाने के बाद कम से कम प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत आता है, उतना तो नितांत है, लेकिन उसके आगे भी इफ़ द कंट्री हैज़ टू ग्रो, इफ़ यू हैव टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एजुकेशन, द लेवल ऑफ एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल and available to all. Due to any impediments arising from her socio-cultural and economic status, she must not be discriminated in terms of educational opportunity। और ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 14, according to every democratic society plans its accordingly every democratic society plans its educational system in such a way that every person has access to education। सबको शिक्षा प्राप्त हो, और कम से कम वो तो राइट टू एजुकेशन की बात भी हम लोगों ने कर ली। और फिर वहाँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कंसेप्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कंसेप्ट है। सो अल्टीमेटली वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट एज वेल। So effective planning and successful implementation of approaches designed especially
for educationally disadvantaged classes can ensure equality of educational opportunity। और इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट ने, चाहे वो कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ की है। और जो हमारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड बैंक और भी जो संस्थाएं हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वर्ल्ड को, वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसकी चर्चा भी हम थोड़ी सी आगे करेंगे। द वर्ल्ड ऑल्सो बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी थ्रू देयर प्लान, एक्शन एंड एक्टिविटीज। मतलब वो भी वर्ल्ड फोरम या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ नाम भी हमने लिया, चाहे वो यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, या फिर किसी कंट्री का जो वेलफेयर स्कीम हो, सब उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। और वो अल्टीमेटली कोशिश में है कि कम से कम शुरू का जो एजुकेशन है दैट मस्ट बी यूनिवर्सली गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, Human Rights Commission, etc. are also doing in the same way. The world targets, मतलब like Millennium Development Goals, ये तो अब खत्म हो गया, Millennium Development Goals और Sustainable Development Goals। इसको जब आप पढ़ेंगे, Sustainable Development Goals को, मिलेनियम भी है, 8 उसमें थे और 17 इसमें है गोल्स। तो उस गोल्स में यदि देखेंगे, इसके चौथे गोल में एजुकेशन वहाँ है, और कई सारा ऐसा गोल है जिसमें एजुकेशन किसी न किसी रूप में है। वो एक अलग फोरम है, उसकी अलग कभी चर्चा होगी तो करेंगे। तो जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्राइविंग हार्ड टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, स्पेशली अप टू द प्राइमरी लेवल यू कैन से, और फिर डिप्राइव्ड जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी मुहैया कराएं तो अच्छा है, और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता रहता है। एन आइडियल ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट इक्वलिटी एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज वाई इट इज एन यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यदि किसी सोसाइटी में है, यदि किसी समाज में है, किसी राष्ट्र में है, तो वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि देख सकें उससे हम वो तो एक तरह से स्वयं सिद्ध हो चुका कि यदि है अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि कंट्री थ्रू एजुकेशन हैज सिक्योर्ड, हैव अटेन्ड, हैव यील्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो इस तरह से उस 4 में यदि हम ऐड कर दें जो अप्रोच है, ये 5वां, तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयर आर 5 अप्रोचेज ऑफ assessment of education contribution to the economical growth and development. So in this way we have completed this part, that is equality of educational opportunity and equality of educational opportunity as an universal indicator to measure, to identify, to assess the economic growth and development. And along with this, the other part for which we have introduced the lesson today, we have outlined the scope of the lecture today, all have concluded. So thanks for this part, and thanks for all the related parts which we were to cover. Now it is covered, and hopefully it will prove beneficial for all of you. Thanks for listening, and thanks for being with the lecture and being with this deliberation.